हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इक्विटी अभी आपको समझ आ जाएगा क्या है। अब हमें पता है कि सोसाइटी में लॉज होते हैं। लॉज किस लिए होते हैं? सोसाइटी में लोगों के बेटरमेंट के लिए। हमें ये भी पता है सोसाइटी जो है स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी बदलती रहती है। तो हमें लॉज में भी चेंजेस चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है और हमारे पास लॉ ही नहीं रहता है। तो क्या जुडिशरी ये कह सकती है कि इस पे तो पार्लियामेंट ने लॉ ही नहीं बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते? अगर जुडिशरी ये कहने लग गई तब तो लॉ का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। अब मान लो कभी कभी जो लॉ है वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो लॉ इस लायक नहीं है कि जिस पर्पस के लिए लॉ बना है वो उसे सर्व कर सके, मतलब लोगों को कोई फायदा हो ही नहीं रहा, बेकार लॉ है। तो ऐसे में जुडिशरी क्या करती है? ऑब्वियसली मना तो नहीं करती, जुडिशरी डिसाइड करती है। किस तरीके से डिसाइड करेगी वहां पे जुडिशरी? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को देखेगी, फेयरनेस के प्रिंसिपल को देखेगी, राइट। थोड़ा बहुत मोरालिटी का भी एलिमेंट होगा, नॉट कम्प्लीटली, मैंने थोड़ा बहुत बोला है, ठीक है। मोरालिटी के बेसिस पे लॉ नहीं चलता है, मोरालिटी इज अ पार्ट ऑफ लॉ, बट मोरालिटी इटसेल्फ इज नॉट अ लॉ, है ना। तो यहाँ पे इन सब चीजों को देख के, फेयरनेस को देख के, है ना, और उसके बाद फिर क्या जस्ट है, क्या उस सिचुएशन के लिए सही है, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं कि किसी पार्टी का नुकसान ना हो, मतलब इन सब चीजों को देखते हुए जो है जुडिशरी फैसला सुनाती है। तो इन्हीं सब चीजों को तो हम लोग इक्विटी कहते हैं। बस यही है, जो भी डिसीजन आएगा वो जुडिशरी का, वो किस हिसाब से देगी? अगर उस पर लॉ नहीं है तो इस भावना के साथ देगी ना कि जस्ट करे, सही करे। इसी चीज को तो इक्विटी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, सुना है ना। तो यही है इक्विटी का मतलब। समझ आया इक्विटी क्या है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं पे भी कोर्ट जो है इक्विटी लगाने लग जाएगी। अगर लॉ है हमारे पास, ठीक है, एकदम प्रॉपर फंक्शनिंग लॉ है हमारे पास, तो वहां पे कोर्ट के पास अलाउड नहीं है कि वो इक्विटी का प्रिंसिपल लगाए। और ये जो इक्विटी है ये साइड बाई साइड चलती है, नहीं कि इसका कोई अलग से कुछ है, नहीं, साइड बाई साइड साथ में चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो लैंड के हमारे लॉज हैं, मतलब जो हमारे लॉज बने हुए हैं, इक्विटी उसे सुपरसीड नहीं कर सकती है। ऑब्वियसली लॉज को ही प्रायोरिटी मिलती है। देखो, ये तो क्वेश्चन बेकार ही है कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे तो बनता ही नहीं है। एक तरीके से ये जो इक्विटी है सप्लीमेंट करता है, हेल्प करता है। अब लॉ, पार्लियामेंट इतना काम कर रहा है, कानून बना रहे, किस लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ना कि हमारे पास एक डायरेक्शन है, कि जुडिशरी के पास डायरेक्शन रहे, मतलब लोगों के पास एक डायरेक्शन है कि ऐसे हमारे लॉज है ना। अब उसमें अब जुडिशरी का मन किया तो लॉ लगा रहा है, वरना इक्विटी लगा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो ये है मेन चीज़। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैंने इन पर्टिकुलर दो लोगों की डेफिनेशन ली है जो कि मुझे अच्छी लगी। एक तो सर हेनरी मेन की। इसमें क्या कहा कि जो इक्विटी है वो एक तरीके से वो रूल्स हैं, ठीक है, मतलब जो ना ही तो कस्टम है, जैसे कस्टमरी लॉज होते हैं, कस्टम के हिसाब से जो लॉज बने रहते हैं, ना ही तो वो है, ना ही वो राइटिंग में जो लॉज रहते हैं ना ही तो वो है ना। मतलब ये ना तो कस्टमरी लॉ है, ना ही रिटन लॉ है। ये एक तरीके से क्या है, हमारे कॉन्शियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब किसी के साथ जस्ट करना, फेयरनेस के हिसाब से डिसीजन देना, ठीक है, ये बताया। उसके बाद एरिस्टोटल ने ये बात कही, एरिस्टोटल मतलब एक तरीके से बात कही कि यहाँ पे देखो, जो लॉ बनाया जा रहा है किस लिए बनाया जा रहा है? पार्लियामेंट लॉ बना रही है, किस लिए बना रही है? इस वजह से ना कि जस्टिस प्रिवेल करे, फेयरनेस रहे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो हो पाए, राइट। लेकिन कभी कभी मान लो मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, है ना, लेजिस्लेचर ठीक से मेंशन ही नहीं करती उस चीज़ को। तो मान लो लेजिस्लेचर से कोई एरर हो गया, कोई चीज़ लेजिस्लेचर ने मिस आउट कर दी, या फिर लेजिस्लेचर लिखना कुछ और चाह रही है, लेकिन जब उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है तो उसका कुछ और मतलब निकल कर सामने आ रहा है। मतलब लेजिस्लेचर का इंटेंशन कुछ और था, वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या करेगी कोर्ट? आपने इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में पता होगा कि कैसे जो स्टैट्यूट है उसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो कोर्ट इस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करती है कि जो शब्द लिखे हैं ना, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी जो स्पिरिट है उस लॉ का उसे दी जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि फोर्स में हम लोग जो वर्ड्स लिखे गए ना लॉ को, उसे नहीं ला रहे हैं। हम लोग जो लॉ का स्पिरिट है, जो लॉ एक्चुअली में चाहता है, जो कि वर्ड्स के विद इन है, हम उसे फोर्स में लाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शब्द पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, ठीक है।
तो क्योंकि ऑब्वियसली लेजिस्लेचर भी यही चाहेगी ना कि फेयरनेस रहे, है ना, जस्ट रहे चीज़ें, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, राइट। तो आई थिंक समझ आ गया। अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि आया ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो बाय 13th सेंचुरी क्या हुआ था इंग्लैंड में, देखो किस तरीके से कोर्ट्स चलते थे। 3 तरीके के कोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई सा भी मामला आता था तो वो जाता था कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस के पास। अब कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस क्या करता था, किसी भी मैटर को डिसाइड करता था, तो वो या तो कस्टमरी लॉ के ऊपर बेस्ड होगा या स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब इसके बाहर कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस कुछ नहीं कर सकता, स्टैट्यूटरी और कस्टमरी लॉ के बाहर। लेकिन अगर आप सोचो सिर्फ स्टैट्यूटरी और कस्टमरी लॉ ही देखने लग जाए हमारी जुडिशरी, प्रेजेंट का सिचुएशन देखो, तो ऐसे तो डिसीजन ले पाना ही मुश्किल होगा ना, जजमेंट दे पाना ही मुश्किल हो जाएगा अगर सिर्फ यही देखा जाएगा। तो इन जस्टिस की जगह इनजस्टिस हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल। आप देखो लॉज में अमेंडमेंट भी किए गए हैं ऐसे। तो अब लोग अग्रीव्ड फील करते थे, उस टाइम पे भी ये हुआ कि लोग अग्रीव्ड फील करते थे इससे। तो अब देखो रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी और कस्टमरी लॉ ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ उसी तक लिमिटेड रह गई कोर्ट तो काफ़ी रिजिडिटी हो जाती है, ना रिजिडिटी। और क्या है कि जो कोर्ट का एम्फेसिस है वो प्रोसीजर, टेक्निकलिटीज इन सब पे ज़्यादा जाने लग जाता है, इंस्टेड ऑफ कि मेन फोकस क्या है लॉ का, किस पे जाने लग जाता है कि क्या प्रोसीजर है ना। मतलब समझ लो कि जो मेन पर्पस है वो नहीं देख रहे हैं कि लॉ आया किस लिए, कैसे आया, नहीं। जैसे कॉलेज में किसी को पढ़ना है ना, मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, किसी को पढ़ना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे पढ़ना है, तो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, बाद में कोई जाके फैकल्टी देखेगा, स्टार्टिंग में क्या देखेंगे कि वो जगह कैसे, एरिया कैसा है, कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। अब आप कोचिंग देखने जाओगे, आप ये थोड़ी जाके देखोगे कि वहाँ पे कौन से फूल लगे हैं, कौन से फूल नहीं लगे, कौन से फल लगे हैं, कौन से फल नहीं लगे। आप जाओगे तो आप टीचर देखोगे, पहली प्रायोरिटी आपके टीचर देखना होना चाहिए, राइट। तो लॉ का भी पहली प्रायोरिटी क्या है कि लोगों को जस्टिस दिलाना। तो यहाँ पे अगर आप ये सब प्रोसीजर, टेक्निकलिटीज इन्हीं सब में, हाँ ज़रूरी है फॉलो करना, लेकिन सिर्फ यही देखने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा सुनाना, है ना। तो यही कुछ रीजंस थे जिसके वजह से लोग अग्रीव फील करते थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस के डिसीजन से। तो वो क्या करते, अपना जो पिटिशन है वो किंग इन काउंसिल के पास लेके जाते। अब किंग इन काउंसिल के पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स आने लग गए। तो किंग इन काउंसिल ने क्या किया कि जो चांसलर होता है, चांसलर किंग का सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो कि जनरली उस समय पे बिशप हुआ करते थे, तो उनके पास ये सारे मैटर्स भेजने लग गए। तो बिशप डिसाइड करते थे, क्योंकि बिशप को नॉलेज रहती थी, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज रहती थी, उन्हें पता रहता था क्या सही क्या गलत है। इस वजह से जो मैटर्स थे किसके पास जाते थे, बिशप के पास जाते थे, मतलब चांसलर जो कि बिशप हुआ करते थे। अब चांसलर क्या करते, वो अपना जुडिशियल कॉन्शियस लगाते, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाते और इस तरीके से फैसला सुनाते। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ऐसे चलता गया। तो कुछ समय बाद ये देखने को मिला कि अब 2 तरीके के कोर्ट बन चुके हैं, ठीक है। एक तो हमारा कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज वाला, एक कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, और एक हमारा बन गया था चांसरी कोर्ट ऑफ चांसरी और कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ। अब क्या होता था ना, इससे सूट्स मल्टीप्लाई होने लग गए। क्या करते लोग, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में आते, वहाँ से ना खुश तो कोर्ट ऑफ चांसरी में जाते। तो ऐसे तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। फिर क्या हुआ कि फाइनली जुडिकेचर एक्ट 1873-1875 का आया, उसमें जो डबल सिस्टम था ना जस्टिस का, उसे हटा दिया गया। और क्या किया गया, ये जो 2 क्लासेस ऑफ कोर्ट्स काम कर रही थी, इन सबको कॉन्सोलिडेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। अब इकट्ठा कर दिया गया तो एक हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, और उसके ऊपर जो है हमारा कोर्ट ऑफ अपील बना। तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के 5 डिवीजन थे, चांसरी, क्वींस बेंच या फिर किंग्स बेंच, कॉमन प्लीस, एक्सचेकर, फिर प्रोबेट, डिवोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। ये सारे इनसे रिलेटेड मतलब जो थे हाई कोर्ट का डिवीजन कर रखा था। अब इससे देखो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे सूट्स कि इधर नहीं पसंद आया तो उधर चले गए, ये चीज़ यहाँ पे बंद हो गई, ठीक है। अब इंडियन लॉ के अंदर इक्विटी की बात करते हैं। तो ये था हमारा इक्विटी के बारे में कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका क्या मतलब है। इंडियन लॉ में इसकी बात करते हैं। तो इंडियन लॉ में एक तरीके से बोला जाए तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास कोई अलग से तो कोर्ट नहीं है, जैसे कोर्ट ऑफ चांसरी इधर ऐसे हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑलरेडी खिचड़ी पक चुकी थी। हमने क्या किया,
हमने मतलब ये नहीं किया जैसे हिट एंड ट्राई मेथड होता है ना, उन लोगों ने मतलब लगाया लॉ, चेक किया, ये सब किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने रेसिपी देखी एंड वी टुक इट। तो हमने सब नहीं लिया, जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से ठीक था हमने वही चीज़ें ली हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो देखो ऑब्वियसली रिटर्न तो नहीं है ना, कि कहीं पे रिटर्न हो कि इक्विटी के प्रिंसिपल्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोविजंस है ना, उनमें हम इक्विटी को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे देख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपको इक्विटी का प्रिंसिपल देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो अगर मैं एक बात बताऊँ आप लोग को, जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर वॉइड एग्रीमेंट हो गया, तो लॉ के हिसाब से स्ट्रिक्टली देखिए तो ऐसा चिन्हों के पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। लेकिन इक्विटी का प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारे सेक्शन 64 और 65 डिजाइन किया गया है। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी अगर वो बेनिफिट लेती है किसी दूसरे पार्टी से, सपोज आपके और मेरे बीच में किसी तरीके का अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अब क्या होता है वो वॉइड हो जाता है किसी रीजन की वजह से। तो सपोज आपने मेरे को पैसे दे दिए थे, अब ऐसे लॉ के हिसाब से देखा जाए हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड हो चुका है, कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन सेक्शन 64 और 65 जो कि इक्विटी के प्रिंसिपल पे डिजाइंड है, उसमें यह कहा गया कि जो भी पार्टी बेनिफिट लेती है दूसरे पार्टी का, उसे कंपनसेट करना होगा। तो अगर मैंने आपका पैसा लिया है, ठीक है, हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाता है या फिर वॉइडेबल हो जाता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं आपको कंपनसेट करूं। तो इक्विटी की ही तो बात है। और एक और बात, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट से पहले वॉइड वर्ड यूज किया है। देखो इक्विटी से मतलब नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने यहाँ पे वर्ड वॉइड यूज किया है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ वॉइड वर्ड नहीं यूज होता है, वॉइड हमेशा अग्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ वॉइड हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही ना। ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बताया है ना। पढ़ने का मन हो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो आप। ये छोड़ो, ये काम का नहीं था सच। इधर एक और एग्जांपल देती हूँ। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि स्पेस सक्सेशनिस्ट। टीपी में पढ़ा था आपने कि कोई इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी इंसान की जो प्रॉपर्टी से सक्सीड करने वाला है और उसे मिली भी नहीं होती प्रॉपर्टी और उसे ट्रांसफर कर देता है ना। तो अब देखो लॉ के हिसाब से मान लो सपोज मुझे लग रहा है कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना, मैं कोई किसी की प्रॉपर्टी सक्सीड करने वाली और मैं अगर तो आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, अभी मुझे मिली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब लॉ के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हमारे बीच में जो ट्रांसफर है वो सही नहीं है, वो तो गलत है। क्यों गलत है? गलत इस वजह से क्योंकि मेरे पास चीज़ है ही नहीं, जो जिस चीज़ का ओनर मैं हुई नहीं, मेरे पास उसका बेटर टाइटल है ही नहीं, तो मैं उसका टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? मैं ओनर नहीं हूँ तो मैं आपको ओनर कैसे बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। लेकिन इक्विटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। वहां पे ये है कि चलो मेरे पास अगर अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं वो प्रॉपर्टी सक्सीड करती हूँ तो उसके ओनर आप ही होंगे। ये इक्विटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और ये जो बात है ना, मैंने जो आपसे बोला कि देखो ऐसा तो हमारे पास कोई अलग लॉ नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने अपने लॉज को कोडिफाई किया है ना, वहाँ पे हमने इक्विटी को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ये हम ऑफिशियल ट्रस्टी वेस्ट बंगाल के केस में देख सकते हैं। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे केस लॉज मेंशन किए हैं, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि देखो इंडियन सिचुएशन की बात करी जा रही है कि आप जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियस, इन सब प्रिंसिपल्स को तभी देखोगे जब आपके पास कोई लॉ नहीं है। अगर लॉ बनाया है हमारे पास, हमारे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, तब आपको ये सब नहीं देखना है। नहीं है फिर देखो। और एक कोर्ट के पास मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब उनके पास एकदम अथॉरिटी है कि कोई लॉ है ना, स्टैट्यूटरी लॉ है, उसे क्या कहते हैं कि उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में जाके इक्विटी का प्रिंसिपल लगा रहे हैं, इसकी भी परमिशन नहीं है। अब पूरा का पूरा जो इंग्लिश लॉ का इक्विटी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये मान लो, है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। सपोज मान लो कि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सूट नहीं कर रही, हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है, तो हम उस चीज़ को लेंगे क्यों जो हमारे काम का नहीं है ना। या फिर कोई ऐसा मतलब इक्विटी का प्रिंसिपल जो कि अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन है तो हम क्यों लें? एक तो हम सामान ले भी रहे हैं किसी और से, तो वो चीज़ में गड़बड़ी है तो ले ही क्यों? और मतलब जो वो प्रिंसिपल इक्विटी का मतलब इस काबिल नहीं है कि मतलब हर जगह उसे लगाया जा सके। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे इक्विटी के प्रिंसिपल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ना, जो हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है हम उसे ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि स्टैट्यूटरी लॉ या हमारे पास कोई लॉ नहीं रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इक्विटी के हिसाब से कोर्ट जो है डिसीजन दे सकते हैं। इक्विटी, नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस, है ना, थोड़ा सा विद अ हिंट ऑफ मोरालिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
कोर्ट से अपना जजमेंट दे सकती है। सो इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।